हाँ प्रिय मित्रों, अब हम जो पुष्पों का लैंगिक जनन पढ़ा था उसका दूसरा पार्ट भी जल्द आएगा। लेकिन हम यहाँ पर अब देखते हैं मादा जो है मानव में लैंगिक जनन। मानव में लैंगिक जनन के बारे में पढ़ते हैं। मानव में लैंगिक जनन, तो चलिए इनके बारे में देखते हैं। लैंगिक जनन का आप अर्थ समझ गए हैं। ऐसे जनन जिसमें नर व मादा दोनों भाग लेते हैं, यानी नर युग्मक व मादा युग्मक का संलयन होता है, ऐसे जनन को लैंगिक जनन कहा जाता है। लैंगिक जनन में प्रिय मित्रों सबसे पहले हैं नर जननांक। नर जननांक के बारे में है, तो चलिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। नर जननांक क्या होता है? तो नर जननांक प्रिय मित्रों, हम कहीं नर जननांक होते क्या हैं? नर युग्मक का निर्माण, नर युग्मक का निर्माण करना तथा इन युग्मक को निषेचन स्थान तक पहुंचाने वाले अंग, प्रिय मित्रों क्या कहलाते हैं? नर जननांक कहलाते हैं। यानी सबसे पहला काम होता है नर जननांक का, नर युग्मक का निर्माण करना। और नर युग्मक जो होता है प्रिय मित्रों, मानव में नर युग्मक होता है, वो हमें पता है पुरुषों के अंदर वो होता है शुक्राणु। और इनको युग्मक, जो ये युग्मक बनते हैं, उनको निषेचन स्थान तक पहुंचाने वाला अंग क्या कहलाता है? नर जननांक कहलाता है। तो अब हम यहां पर समझते हैं युग्मक। ध्यान रखें प्रिय मित्रों, जो नर युग्मक होते हैं, नर युग्मक, यह नर युग्मक होते हैं प्रिय मित्रों, शुक्राणु होते हैं। कैसे होते हैं? शुक्राणु होते हैं। और यह शुक्राणु जो होते हैं अगुणित होते हैं। जब हमारी जनन कोशिका में, यानी नर के जनन कोशिका में जब अर्धसूत्री विभाजन होता है, तो नर युग्मकों का निर्माण होता है शुक्राणु, और यह अगुणित होते हैं। और यह भी ध्यान रखना, शुक्राणु जो हैं, शुक्राणु दो होते हैं, दो व असमान आकार के होते हैं, आकार के एक्स व वाई, ये दो शुक्राणु होते हैं मानव में। शुक्राणुओं का प्रकार होता है दो, एक्स और वाई होता है, जबकि मादा में केवल एक ही अंडाणु होता है, वो होता है एक्स। तो यहां पर नर युग्मक कौन है? शुक्राणु सदैव प्रिय मित्रों अगुणित होते हैं। अगुणित के लिए संकेत काम में लिया जाता है एन। अब हमें कहे नर जननांक का चित्र बनाइए, तो चलिए नर जननांक का चित्र देखते हैं किस प्रकार से होता है नर जननांक का चित्र। इस बार मादा जननांक और नर जननांक में बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह हर साल आरबीएससी और सीबीएसई में प्रश्न पूछा जाता है। पिछली बार यह नर जननांक वाला मैटर इनमें जो है लैंगिक जनन वाला या जो जनन वाला है वो मैटर नहीं था, तो इस बार नर जननांक या मादा जननांक का चित्र अवश्य आएगा। तो चलिए हम यहां पर सबसे पहले शुरुआत करते हैं प्रिय मित्रों नर जननांक के चित्र की। बिल्कुल मेरे साथ आप एक बार बनाने का प्रयास कीजिए, बहुत ही सरल चित्र है। यहां पर सबसे पहले प्रिय मित्रों आपको क्या करना है, इस प्रकार का एक मूत्राशय बनाना है। ये मूत्राशय त्रिकोणा आकार होता है, थैलीनुमा पेशीय संरचना होती है, जो 700 से 800 ml मूत्र का धारण कर सकती है। ये मूत्राशय है प्रिय मित्रों, और यह है मूत्रवाहिनी, जो हम उत्सर्जन के अंदर पढ़ते आए हैं। यह मूत्रवाहिनी है। यहां तक आप मैटर समझ गए होंगे। अब आगे करना क्या है? आगे प्रिय मित्रों यहां से एक नली, छोटी सी एक नली निकलती है, जिसके आसपास इस प्रकार क्या होती है, एक प्रोस्टेट ग्रंथि होती है, जिसके 4 पिंड होते हैं। अपने आप बन गए। इस प्रकार से इनके 4 पिंडों में बटी हुई होती है। मैं इसको कलर के सहायता से आपको आसानी से समझाने का प्रयास कर रहा हूं। ये इसके पास में ये क्या हो गई, प्रोस्टेट ग्रंथि ये हो गई। तो यहां पर आप समझ गए होंगे, ये प्रोस्टेट ग्रंथि यहां पर स्थित होती है। फिर अब आगे करना क्या है प्रिय मित्रों, यहां ध्यान रखना,
एक इस प्रकार से नली यह जाएगी, यह नली इस प्रकार से जाती है, यह चली गई। अब आगे एक ध्यान रखना, इस नली के एक आगे गुब्बारा बनेगा, पीछे एक गुब्बारा बनाना है छोटा सा, तो इस प्रकार से यह गुब्बारा बनेगा। यह काउपर ग्रंथि है। क्या है? काउपर ग्रंथि। और प्रिय मित्रों, ये नली इस प्रकार से आके आगे यहां पे डिप हो जाती है, झुक जाती है। यहां पर फिर एक यहां होता है शुक्राशय। ध्यान रखें, शुक्राशय जो होते हैं वो दो होते हैं। इसमें एक तरफ दिखाया गया है डायग्राम में शुक्राशय की संख्या 2 होती है, फिर यहां पे ये चलती है आगे नली, और यहां से ये थोड़ी सी ये फूली हुई संरचना है। अब आगे करना क्या है, यहां पर जो ग्लूकोज में जिस प्रकार से लटकी हुई आप फिल्मों में देखते हैं, ये यहां से जाएगी, फिर यहां से इस प्रकार की ये लटकी हुई संरचना यहां रहेगी, और यहां इस प्रकार से यहां आ जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूं इस चित्र को आप आसानी से समझ गए होंगे। यह वाली संरचना यहां आ जाती है और इसको ऐसे मोड़ देना। अब आगे करना क्या है, देखिए यहां तक यह संरचना बन गई। अब आगे नेक्स्ट क्या होगा प्रिय मित्रों, यहां पर हम इसको चित्र की सहायता से अलग प्रदर्शन से देखते हैं। यह फिर इसका एपिडिडाइमिस भाग होता है, जिसमें शुक्राणु को जो वृषण बनाते हैं उनको ग्रहण किया जाता है और शुक्राणु का विकास भी होता है। साथ में बोल इसीलिए रहे हैं जिससे आप समझ जाए, ये अंडाकार संरचना होती है जिसे वृषण कहते हैं। प्रिय मित्रों, इसमें यदि हम यहां कलर भर दें तो आप आसानी से समझ गए हैं। ये अलग सा इसका क्या है प्रिय मित्रों, एक ये भाग है, यह वाला भाग इसका एपिडिडाइमिस कहलाता है, यह वाला भाग। अब जो यह संरचना आएगी इसमें इस प्रकार से ये वृक्षण कोष यहां पर प्रिय मित्रों यहां इकट्ठे रहेंगे और ये बन गया। अब आगे करना क्या है, देखिए ये वाला जो भाग है प्रिय मित्रों, यहां से आपको पेन उठाना है और यह संरचना इस प्रकार बनाते हुए ये पैर आपके बन जाएंगे। इस प्रकार से ये वाली संरचना ये बन जाती है। तो यहां से आपको घुमाव लेना है अच्छे से, जिससे आपका चित्र अच्छा दिखे। अब क्या है, अब प्रिय मित्रों ध्यान रखना, ये वाला जो आगे वाला पोर्शन है इस प्रकार से ये वाला इस प्रकार पोर्शन आएगा, और ये इसके पास में से ही एक बेलनाकार संरचना निकलती है। ध्यान रखें, ये होता है शिशन, बेलनाकार संरचना है जो दो वृषण कोष के बीच में लटकी हुई संरचना रहती है, यह शिशन। तो इस प्रकार आपका जो पेन है उसके हिसाब से आप बना सकते हैं। अब ये नली प्रिय मित्रों यहां पर आकर शिशन मुंड, जो शिशन होता है इसके अग्रभाग में आकर खुलती है, जिसे शिशन मुंड कहा जाता है। तो यह आपका क्या हो गया, नर जनांग का क्या हो गया प्रिय मित्रों, चित्र हो गया। मैं उम्मीद करता हूं इसको समझ गए होंगे। चलिए इसके नाम लिखते हैं। ये जो नाम है ये है मूत्राशय। मूत्राशय ये वाला भाग है प्रिय मित्रों प्रोस्टेट ग्रंथि। प्रोस्टेट ग्रंथि होती है, ये वाली जो होती है वो होती है शुक्राशय। शुक्राशय ये वाला भाग होता है काउपर ग्रंथि। काउपर ग्रंथि होती है। ये वाला भाग इसका मूत्र मार्ग कहलाता है, मूत्र मार्ग। ये वाला भाग इसका शिशन कहलाता है, शिशन कहलाता है। ये वाला भाग इसका आगे वाला भाग यानी टोपीनुमा होता है, जिसे शिशन मुंड कहते हैं। प्रिय मित्रों शिशन मुंड कहा जाता है। इस प्रकार से होता है ये ऊपर वाला भाग, जैसे ये बन गया तो यहां पर एक टोपीनुमा इस प्रकार से ये नली आएगी, फिर यहां से यह संरचना ये चली जाती है और ये नली बन जाती है। तो यह आपसे नहीं बने तो डायरेक्ट आप इस प्रकार से बना देना। और यह वाला भाग कहलाता है वृषण कोष। वृषण कोष कहलाता है, वृषण कोष कहलाता है। इसके अंदर प्रिय मित्रों होते हैं वृषण। क्या होते हैं? वृषण। ये वाला भाग इसका कहलाता है एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस कहलाता है, एपिडिडाइमिस कहलाता है।
ये वाली जो नलिका है प्रिय मित्रों, ये वाली नलिका शुक्रवाहिनी कहलाती है, शुक्रवाहिनी कहलाती है। और यह इसका भाग नहीं है तो हमें लिखने की जरूरत है नहीं, ये क्या होती है, मूत्र वाहिनी होती है। तो मैं उम्मीद करता हूं इस चित्र को आप समझ गए होंगे। अब चलिए इसके बारे में देखते हैं। मानव में जो लैंगिक जो जननांग होते हैं, नर जननांग, इनके भाग हैं। जो एक तो है जनन भाग, यानी जनन भाग, एक होता है सहायक भाग। जनन भाग में वृषण आते हैं प्रिय मित्रों। ये वृषण जो होते हैं वो उदर गुहा के बाहर वृषण कोश में स्थित होते हैं, उदर गुहा के बाहर स्थित होते हैं, वृषण कोश में स्थित रहते हैं। और इन वृषण का काम होता है शुक्राणुओं का निर्माण करना तथा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्त्रावण करना। ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन क्या करते हैं, जो पुरुष होते हैं उसमें द्वितीयक जो लैंगिक लक्षण है इसके लिए उत्तरदायी है, जैसे दाढ़ी मूंछ का आना, शरीर पर बाल का आना, आवाज का भारी होना, ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण होता है। वृषण संख्या में प्रिय मित्रों 2 होते हैं। कितने होते हैं, 2 होते हैं। और यह जो उदर गुहा के बाहर स्थित रहते हैं, उदर गुहा का मतलब ये शरीर से बाहर होते हैं, लटके हुए रहते हैं, तो यहां पर हम कह सकते हैं वृषण। अब ये बाहर क्यों होते हैं, तो प्रिय मित्रों ध्यान रखना, शुक्राणु का जो निर्माण है, शुक्राणु, इनका निर्माण प्रिय मित्रों 33 से 35 डिग्री सेल्सियस पर होता है, जबकि मानव शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है। शुक्राणुओं के निर्माण के लिए मानव शरीर से कम 2 डिग्री तापमान कम चाहिए, इसीलिए यह उदर गुहा में बाहर वृषण कोश में स्थित होते हैं। यदि प्रश्न आ जाए, यदि क्या होगा, यदि वृषण मानव के उदर गुहा में हो, बाहर वृषण कोश में नहीं हो, तो क्या होगा, तो शुक्राणुओं का निर्माण नहीं होगा, क्योंकि शुक्राणुओं का निर्माण हमारे शरीर के ताप से कम 2 डिग्री या 3 डिग्री तापमान कम चाहिए, इसीलिए उदर गुहा में बाहर स्थित होते हैं। आप इस प्रश्न को समझ गए होंगे। फिर हम कह सकते हैं प्रिय मित्रों शुक्रवाहिनी। तो देखिए शुक्रवाहिनी क्या करती है, यह भाग है एपिडिडाइमिस। यह क्या करता है, जो वृषण से शुक्राणुओं का निर्माण होता है उसको ग्रहण कर लेता है और शुक्राणुओं का परिपक्वन यहीं पे होता है। विकास क्या होता है, आगे का विकास इसी भाग में होता है। फिर यह वृषण कोश, फिर आती है शुक्रवाहिनी। प्रिय मित्रों यह शुक्रवाहिनी एक नलिका रूपी संरचना होती है जो क्या करती है, शुक्राणु को एपिडिडाइमिस से ले जाकर शुक्राशय में डालती है। शुक्राशय का काम होता है शुक्राणुओं का संग्रहण करना। और फिर हम कह सकते हैं ये शुक्राशय यानी अपने तरल का स्त्रावण करते हैं, वीर्य का निर्माण करते हैं। वीर्य यह प्रिय मित्रों सफेद रंग का जो है कोलाइडी विलियन होता है, इसका निर्माण कौन करता है, शुक्राशय करता है। और इसमें शुक्राशय का जो स्त्राव होता है उसमें फ्रक्टोज पाया जाता है, ये शुक्राणुओं को गति के समय ऊर्जा देते हैं। तो देखिए शुक्राशय का काम क्या है, शुक्राणुओं का संग्रहण करना। दूसरा काम क्या हो जाएगा, वीर्य का निर्माण करना। तीसरा वीर्य के निर्माण में सहायता करना। तीसरा काम हो जाएगा शुक्राणुओं को गति देना, यानी ऊर्जा देने का काम करते हैं। फिर यहां पर हम बात करें मूत्राशय। मूत्राशय जो होता है उसमें मूत्राशय एक नली के द्वारा, यानी आगे ये शुक्रवाहिनी और जो मूत्राशय की मूत्रवाहिनी है ये एक संयुक्त नली बनाती है। प्रिय मित्रों यह संयुक्त नली आगे किस नाम से जानी जाएगी, मूत्र मार्ग के नाम से जानी जाती है। यह मूत्र मार्ग शिशन से होता हुआ आगे शिशन मुंड के द्वारा बाहर निकलता है। ध्यान रखें नर में जनन जो छिद्र है और मूत्र मार्ग है वो एक ही होता है, जनन छिद्र और मूत्र मार्ग क्या होता है, एक ही होता है यहां पर। फिर हम बात करें काउपर यानी ये प्रोस्टेट ग्रंथि, यह भी प्रिय मित्रों क्या करती है,
वीर्य के निर्माण में मदद करती है और शुक्राणुओं के मार्ग को सुगम बनाती है। ये अपने तरल का स्त्राव करती है जिससे शुक्राणुओं का मार्ग सुगम बन जाता है। एक ग्रंथ होती है, काउपर ग्रंथि भी होती है। तो मैं उम्मीद करता हूं इनके बारे में आप समझ गए होंगे। शीशन क्या होता है? दो वृक्षण के कोश के बीच में लटकती हुई संरचना होती है। यह सामान्य अवस्था में तो शीतल अवस्था में रहता है, लेकिन जब मैथुन क्रिया में भाग लेता है या कोई उद्दीपन के संपर्क में आता है तो ये कठोर व लंबा हो जाता है। सामान्यतया शीशन की जो साइज है वो 3.7 से लेकर 7 जो है वो इंच की होती है। यह इतनी इसकी शीशन की क्या होती है? लंबाई होती है। तो मैं यहां पर उम्मीद करता हूं इसके बारे में प्रिय मित्रों आप समझ गए होंगे। चलिए हम इनके बारे में लिखते हैं। नर जनन अंग के कौन कौन से भाग हैं, तो अब हम इनके बारे में आगे डिस्कस करते हैं। तो यह चित्र भी आप आसानी से समझ गए होंगे। फिर हम कहें नर जनन तंत्र के भाग। नर जनन तंत्र के भाग। नर जनन तंत्र के भाग नंबर 1 है प्रिय मित्रों वृषण। वृषण यह गुलाबी रंग के अंडाकार व उदर गुहा के बाहर वृषण कोश में स्थित होते हैं। वृषण कोश में स्थित रहते हैं। यहां पर हम लिख सकते हैं कारण। शुक्राणु का निर्माण मानव शरीर के 2 डिग्री सेल्सियस ताप से कम ताप पर होता है। इस कारण वृषण उदर गुहा के बाहर होते हैं। उदर गुहा के बाहर वृषण कोश में स्थित रहते हैं। तो ये ध्यान रखें, वृषण जो प्रिय मित्रों वृषण का काम होता है शुक्राणुओं का निर्माण करना। ये इसलिए बाहर होते हैं क्योंकि शुक्राणुओं का निर्माण मानव शरीर के ताप से 2 डिग्री सेल्सियस ताप से कम तापमान पर क्या होता है? शुक्राणुओं का निर्माण होता है। नेक्स्ट हम कहें वृषण के क्या कार्य हैं प्रिय मित्रों, तो वृषण का कार्य है नर युग्मक का निर्माण करना, शुक्राणुओं का निर्माण करना। तो यहां पर हम कहें कार्य इसका नंबर 1 है नर युग्मक शुक्राणु का निर्माण करना। नर युग्मक शुक्राणु का निर्माण करना। दूसरा हम कहें प्रिय मित्रों नर हार्मोन कौन सा होता है? टेस्टोस्टेरोन का स्त्रावण करना। ध्यान रखें यह हार्मोन द्वितीयक लैंगिक लक्षण के लिए उत्तरदायी है। इस हार्मोन से क्या होता है? जो पुरुष होता है उसके दाढ़ी मूंछ आती है। नंबर 1 आवाज का भारीपन हो जाता है। नंबर तीसरी बात यदि हम बात करें जो है शरीर पर बाल आते हैं तो ये टेस्टोस्टेरोन के प्रभाव से होता है। फिर दूसरी हमारे पास में आता है हम कहें तो एपिडिडाइमिस। प्रिय मित्रों एपिडिडाइमिस क्या होती है? यह नलिका रूपी संरचना है जो
वृषण से उत्पादित शुक्राणु को ग्रहण करती है तथा यहीं पर शुक्राणु का विकास होता है। शुक्राणु का प्रिय मित्रों विकास कहां पे होता है? एपिडिडाइमिस में। नेक्स्ट जो संरचना है वो है शुक्रवाहिनी। नंबर तीसरी संरचना है शुक्रवाहिनी वाहिनी। यह नलिकाकार संरचना है जिसमें मूत्राशय की मूत्रवाहिनी आकर खुलती है जिनके संयुक्त भाग को मूत्र मार्ग नलिका कहते हैं। यानी शुक्रवाहिनी नलिका और मूत्राशय की मूत्रवाहिनियां नलिका। तो यहां पे हम कह सकते हैं ये जो दो नलिकाएं आपस में जुड़ेगी, आपस में जो संरचना बनाएगी वो मूत्र मार्ग नलिका का निर्माण होगा। यहां पर इनके जो शुक्राशय की संरचना और यदि हम देखें किसकी संरचना यानी शुक्रवाहिनी की संरचना और मूत्राशय की संरचना देखने के बाद में पता चलता है कि ये दोनों आपस में आके मिलती है। यानी मूत्राशय अपने स्त्राव को इसमें डालते हैं तो यहां पर ये जो संयुक्त धारा है प्रिय मित्रों ये नली है वो कहलाती है मूत्रवाहिनी। तो चलिए नेक्स्ट आगे हम देखते हैं। फिर हम कहें तो शुक्रवाहिनी, फिर तीसरा नंबर 4 मूत्र मार्ग। यह शीशन के द्वारा मूत्र जनन छिद्र द्वारा बाहर खुलता है। तो प्रिय मित्रों एक जो भाग आया वो आया शीशन और यह लंबी व बेलनाकार संरचना होती है। नेक्स्ट भाग होता है शीशन। नंबर 5 हम कहें शीशन। यह लंबी व बेलनाकार संरचना होती है जिसका कार्य मैथुन के समय वीर्य को मादा की योनि में पहुंचाना होता है। यानी जो मूत्र मार्ग होता है प्रिय मित्रों ये मूत्र जनन मार्ग इसलिए कहा जाता है कि नर में जो होता है वो मूत्र को त्यागने का और जनन जो काम करते हैं वीर्य को बाहर निकालने का काम एक ही छिद्र के द्वारा किया जाता है, इसलिए इसे मूत्र जनन छिद्र कहा जाता है जो शीशन के ऊपर एक छिद्र के नुमा संरचना होती है। शीशन का कार्य होता है यह लंबी बेलनाकार संरचना है जिसका कार्य मैथुन के समय वीर्य को मादा की योनि में पहुंचाना और हम कह सकते हैं और मूत्र त्याग के समय मूत्र को बाहर निकालना भी इसका क्या होता है कार्य होता है शीशन का। तो चलिए यहां पर अब हम नेक्स्ट देखते हैं ग्रंथियां।
तो यहां पर जो सहायक ग्रंथियां हैं वो कौन कौन सी होती हैं, वो भी नर जनन तंत्र का भाग हैं। तो यहां पर हम कह सकते हैं सहायक ग्रंथि। सहायक ग्रंथि, सहायक ग्रंथि में प्रिय मित्रों नंबर 1 ग्रंथि आती है प्रोस्टेट। प्रोस्टेट ग्रंथि, प्रोस्टेट ग्रंथि यह वीर्य का तरल भाग बनाती है, तरल भाग बनाती है। पहला काम तो ये वीर्य का तरल भाग बनाती है। और बी के देखें तो शुक्राशय। प्रिय मित्रों ध्यान रखें, यह तरल का स्त्रावण करता है, स्त्रावण करता है, जो वीर्य का निर्माण करता है तथा शुक्राणु को ऊर्जा देने का कार्य करता है, जिससे शुक्राणु गति करते हैं। प्रिय मित्रों जो शुक्राणु हैं वो क्या करेंगे, गति करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं इसके बारे में आप समझ गए होंगे। प्रोस्टेट ग्रंथि और शुक्राशय के जो स्त्राव होते हैं प्रिय मित्रों, ये शुक्राणुओं के मार्ग को चिकना बनाते हैं, जिससे शुक्राणु का निर्माण है वो गति है वो आसानी से हो जाए। फिर नेक्स्ट हम कहें काउपर ग्रंथि, एक सहायक ग्रंथि और होती है जिसका तीसरा नाम है काउपर ग्रंथि। तो यहां पर हम कह सकते हैं जो सहायक ग्रंथि है वो है काउपर ग्रंथि। इतना इस ग्रंथि के बारे में क्लास 10th में है नहीं। तो यह 3 ग्रंथियां हम कहें सहायक ग्रंथियां शुक्राशय और प्रोस्टेट ग्रंथि और काउपर ग्रंथि हैं। और ये नर जननांग वाला मैटर खत्म होता है। नेक्स्ट हम लेंगे मादा जनन अंग वाला मैटर। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।